हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क एकेडमी। देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास का जो है हमारे अतीत नाम से आप लोग का बुक होगा 3, यानी कि बिहार कक्षा की 8 की पुस्तक जो है एनसीईआरटी की पुस्तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इतिहास की दुनिया का जो है अध्याय 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता कैसे स्थापित होती है, इस चैप्टर में जो है हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इतिहास के बुक से, हमारे अतीत के बुक से चैप्टर 2 के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो परिचय अगर हम लोग देखें, परिचय हम लोग को मिलेगा कि मुगल शासन के समय भारत में एक केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत कहने का मतलब सत्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता था, वो सिर्फ राजा के हाथ में। जिसके हाथ में? राजा के हाथ में। और सारा राज्य पे भी जो है एक ही राजा का कंट्रोल हुआ करता था। वही बात करें, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो गई, औरंगजेब की। और इसकी मृत्यु होने के बाद जो है मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। और इसकी मृत्यु होने के बाद जो है मुगल साम्राज्य काफी कमजोर होने लगा, क्योंकि माना जाता है कि सबसे शक्तिशाली जो राजा था मुगल शासक का, वो औरंगजेब ही था। कहने का मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था औरंगजेब ही था। लेकिन 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य जो है कमजोर होने लगता है। और इसी समय हम लोग देखेंगे यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई। और जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब जो है व्यापार के उद्देश्य से जो है भारत आने लगी। वहीं बात करें, इनमें अंग्रेज सबसे सफल रहे और धीरे धीरे इन्होंने भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज थे, वो जो है धीरे धीरे जो है भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण जो है स्थापित करने लगे। कहने का मतलब वो सफल हो गए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जो एक कंपनी स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, इस कंपनी का जो स्थापना हो रहा है, ये हो रही है 1600 ईस्वी में। कब हो रही है? 1600 ईस्वी में। यानी कि आप लोग को पता होना चाहिए, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी जो होती है एलिजाबेथ। कौन होती है? एलिजाबेथ। वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति देती है। किसको अनुमति देती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कहने का मतलब कंपनी को एशिया के साथ व्यापार का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एशिया के पूर्वी देशों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है अपना व्यापार कर सकता था। अन्य दूसरा कंपनी जो है इससे व्यापार नहीं कर सकता था। बात हो रही है यहाँ पे, कंपनी भारत में मसाले, सूती, रेशम, सूती कपड़े आदि की व्यापारिक संभावनाओं को लेकर आकर्षित है। कहने का मतलब देखिए, भारत में जो है मसाले हो गए, रेशम हो गए, सूती वस्त्र हो गए, इस सब की जो है संभावना बहुत ही अधिक थी। और ये जो है यहाँ पे आसानी से मिल भी जाते थे। और इन्हें जो है यूरोपीय बाजार में उच्च दाम पे जो है हाई रेट पे जो है बेच दिया जाता था, और वह मांग भी था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कंपनी और अन्य यूरोपीय प्रतियोगिता। देखिए, कंपनी तो आया है, साथ साथ जो है यूरोपीय प्रतियोगिता भी आया। यानी कि कहने का मतलब इंग्लैंड के साथ साथ, ये सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं आया, इंग्लैंड के साथ साथ पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया। ये सभी जो है भारत में व्यापार करना चाहते थे। सभी यूरोपीय शक्तियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी कि कंपटीशन करने लगे कि हम व्यापार करेंगे, हम व्यापार करेंगे। अतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी को पछाड़कर प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। और कहने का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सभी को पीछे छोड़ दिया और ये जो है आगे निकल गया। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बंगाल पर नियंत्रण। अब जो है भारत के बंगाल प्रांत पे जो है नियंत्रण हो रहा है। और यहीं पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री भी लगा था बंगाल में ही।
तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के पॉइंट में। तो देखिए बंगाल पर नियंत्रण, इससे पढ़ते हैं हम लोग 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। जिसमें जो है नवाब जो होता है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होता है, इसकी हार हो जाती है। वही बात करें हम लोग अगले पॉइंट की, तो अ, यह यह लड़ाई अंग्रेजों की सत्ता में सत्ता स्थापित करने की पहली सीढ़ी थी। और ये लड़ाई जो थी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भारत में सत्ता यानी कि जगह बनाने का, पावर बनाने का ये पहली सीढ़ी थी। ये पहली सीढ़ी हम लोग इसके बाद देखिए 1764 की बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब को हरा दिया। अब धीरे धीरे जो है युद्ध स्टार्ट है। अंग्रेज चाह रहा है कि हम धीरे धीरे सबसे युद्ध करके सभी के क्षेत्र पे जो है अपना नियंत्रण कर ले। वही बात करें 1765 का, तो 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी, दीवानी कहने का मतलब बंगाल में जो है राजस्व वसूली का अधिकार यानी कि कर टैक्स वसूलने के अधिकार को दीवानी बोलते थे, वो कंपनी को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? कंपनी को मिल जाता है। अब जो है कंपनी के लोग ही जो है बंगाल में क्या करेंगे? टैक्स जो है वसूलेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग कंपनी का विस्तार। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कंपनी का विस्तार। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कंपनी ने विभिन्न तरीकों से भारत में अपना क्षेत्र का विस्तार किया। कहने का मतलब विभिन्न तरीकों से जो है भारत के क्षेत्रों पे जो है अपना अधिकार विस्तार किया अपने क्षेत्र का। वही बात करें युद्ध भी किया और संधि भी किया। चालाकी से राजाओं को हराना, चालाकी से जो राजा को क्या किया? हराने का भी काम किया। वही बात कर ले हम लोग राजाओं के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप भी किया। और डलहौजी की हड़प नीति भी आई। डलहौजी की जो है हड़प नीति भी आई। ये हड़प नीति में था कि आप लोग देख लेंगे कि देखिए यदि किसी राजा के पास पुरुष संतान नहीं होते थे, तो उनका जो राजपाट होता था राजा का, वो स्वतः ही ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती। ये जो था डलहौजी की नीति था। कहने का मतलब पुरुष संतान राजा का जो है होना ही चाहिए, नहीं तो उसका सारा संपत्ति जो है राज्य जो है अंग्रेजी सरकार का जो है अधीन हो जाएगी। वही बात करें हम लोग अगला जो बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टीपू सुल्तान, जिसको शेरे मैसूर क्या बोला जाता है? शेरे मैसूर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। मैसूर का राज्य का शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सबसे बड़े विरोधियों में से एक था। तो अंग्रेज के विरोधियों में से जो है एक था, सबसे बड़ा विरोधी था। अंग्रेज से 4 युद्ध लड़े। ये जो है टीपू सुल्तान अंग्रेज से जो है टोटल 4 युद्ध लड़ रहे हैं। कितना युद्ध लड़ रहे हैं? 4 युद्ध, जिसमें से 1799 के में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। जिसमें से चौथा युद्ध जो होता है उसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और 1799 में जो है मैसूर की जो है क्षेत्र है वो कंपनी के नियंत्रण में चली जाती है। वही अगला हम लोग बात करें मराठों से संघर्ष। तो देखिए मराठों से संघर्ष भी हो रहा है। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें अंग्रेज मराठा युद्ध कहा जाता है। तो अंग्रेज और मराठा के बीच कितने युद्ध हुए? 3। वहीं जो है मैसूर के शासक के साथ कितने हुए? तो 4 युद्ध हुए। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग। 17 से 1818 के बाद मराठा शक्ति समाप्त हो गई और कंपनी का नियंत्रण भारत के अधिकांश हिस्से पर हो गए। और कंपनी का नियंत्रण भारत के अधिकांश हिस्से पे हो गए। देखिए मराठा भी जो था बहुत शक्तिशाली था, लेकिन कंपनी जो है चालबाजी से हो या इनके पास जो है आधुनिक हथियार भी थे, इन सभी से जो है कहीं ना कहीं मराठा को भी जो है परास्त कर देता है। वहीं बात करें 1817 से 1818 का, तो मराठा शक्ति भी समाप्त हो जाती है और कंपनी के नियंत्रण नियंत्रण भारत के अधिकांश हिस्सों पर हो जाता है। हम लोग जो है अगला बात करते हैं कंपनी की प्रशासनिक नीतियां। कंपनी का कैसा जो सिस्टम था प्रशासन का, उसका देखते हैं। तो कंपनी ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए
कानून बनाए, अपना जो है प्रशासन जो है सेना पुलिस ये सबको मजबूत करने के लिए जो है कानून बनाया। और एक कानून था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 के तहत पहली बार कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हुआ। यानी कंपनी पे जो है पहली बार ब्रिटिश सरकार का जो है नियंत्रण हुआ। वही बात करें बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया और भारत संधि ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। और भारत जो है भारत का जो संधि है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। वही बात कर ले हम लोग भारतीय शासकों की पराजय के कारण। तो भारतीय शासक के क्या क्या पराजय के कारण थे इनको हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय शासक जो है हार गए, अंग्रेज से जो है कहीं ना कहीं हार गए, उनके क्या क्या कारण थे। देखिए पहला जो कारण था आपसी फूट और विश्वासघात। आपसी फूट और विश्वासघात कहने का मतलब अपने ही लोग जो है दगाबाजी कर दिए, अपने ही लोग जो है धोखा दे दिए, कहीं ना कहीं जो है अपने ही लोग राजाओं की जो है सुरक्षा नीति को हो या फिर राजाओं की हर एक बात जो है अंग्रेजों तक कुछ पैसों के लिए पहुंचा दिया करते थे। और उनमें जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति भी अपनाई थी कि फूट डालो, दो दो व्यक्ति के बीच लड़ा दो और फिर जो है वो दोनों लड़के मर जाए तो हम लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे। वही बात करें अंग्रेजों की बेहतर सैन्य रणनीति और तकनीक, तो अंग्रेजों के पास जो था बेहतर सैन्य रणनीति था, वही इनके पास तकनीक भी था, आधुनिक प्रकार के हथियार भी थे। अगला हम लोग बात करें कंपनी की चालाक नीतियां और कूटनीति, कहने का मतलब कंपनी की जो है चालाक नीतियां भी थी और कूटनीति भी थी। तो ये सब चीज जो थी भारतीय शासकों के पराजय का जो है कारण था। तो और इसका जो है चालाकी भी था। अगला जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, निष्कर्ष। आखिर इसका जो है रिजल्ट क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी संस्था के रूप में भारत आई। बिल्कुल सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के लिए ही आई, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। लेकिन धीरे धीरे जो है भारत को जो है उसने कब्जा स्टार्ट कर दी और व्यापार से शुरू होकर यह प्रक्रिया सत्ता और साम्राज्य तक पहुंचा। तो व्यापार करने के लिए आई लेकिन यह प्रक्रिया जो है सत्ता तक पहुंच गया और साम्राज्य पूरा तक फैल गया। वही बात करें, यह अध्याय दिखाता है कि किस तरह एक व्यापारिक कंपनी ने भारत पर शासन स्थापित किया। और ये चैप्टर भी दिखाता है कि किस तरह जो है एक व्यापारी कंपनी, एक व्यापार करने वाली कंपनी आया और पूरा भारत पर जो है अपना नियंत्रण कर लिया। ये चीज दिखाता है ये चैप्टर। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसका एमसीक्यू देख लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कैसे मिली। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों में व्यापार का विशेष अधिकार दिया। इसी अधिकार के तहत कंपनी भारत आई और व्यापार करना शुरू कर दी। वहीं दूसरा प्रश्न का बात करें हम लोग तो प्लासी की लड़ाई कब और क्यों लड़ी गई। प्लासी की लड़ाई जो है कब और क्यों लड़ी गई। तो देखिए प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, लड़ी गई। वहीं बात करें कंपनी ने नवाब की शक्ति को खत्म करने और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह युद्ध लड़ा। इसमें कंपनी जो है विजय रही। तो कंपनी जो है चाह रही थी कि हम लोग जो है पूरा बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर ले, इसलिए जो है सिराजुद्दौला से कंपनी जो है प्लासी के मैदान में जो है 1757 में जो है युद्ध कर रहा है, जिसे प्लासी की बोलते हैं। और ये कब लड़ी गई तो आप लोग को पता चल गया 1757 में। और क्यों लड़ी गई, तो ये जो है बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए लड़ी गई। अगला प्रश्न बात करते हैं हम लोग बक्सर की लड़ाई का क्या परिणाम निकला। तो देखिए बक्सर का परिणाम जो था, बक्सर के लड़ाई का जो है परिणाम जो था हम देखेंगे। देखिए 1757 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना को हराया। इसके बाद कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी कि राजस्व का जो है अधिकार मिल गया।
यानी कंपनी एक साथ जो है बक्सर में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के संयुक्त सेना, माने कि जो एक साथ आया था लड़ने के लिए, सभी के सभी को जो है हरा दिया। और इससे जो है कंपनी का फायदा होता है, उसका जो है बंगाल का एकाधिकार जो प्राप्त हो जाता है दीवानी का। चौथा बात करें हम लोग क्वेश्चन, तो डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राजा की संतान नहीं होती, संतान यानी कि पुरुष संतान, तो उसका राज्य कंपनी में मिला लिया जाता था, जिसे डलहौजी की हड़प नीति कहते थे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, कंपनी व्यापार से राजनीतिक सत्ता तक कैसे पहुंची। व्यापार से राजनीतिक सत्ता तक कैसे पहुंची, देखिए कंपनी ने पहले व्यापार के जरिए भारत में पैर जमाए, फिर सैन्य शक्ति, चालाकी, संधियां, युद्ध और हस्तक्षेप से धीरे धीरे राजाओं को हराकर सत्ता स्थापित कर ली। तो पहले तो ये आया था व्यापार के लिए, लेकिन धीरे धीरे चालाकी हो या फिर कुछ संधियां हो, धीरे धीरे जो है राजाओं को हराकर सत्ता स्थापित करने लगी। वही बात करें हम लोग बहुविकल्पिक प्रश्न का, एमसीक्यू प्रश्न का, तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ी गई। वही बात करें हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को व्यापार का चार्टर किसने दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का चार्टर किसने दिया। तो देखिए, रानी एलिजाबेथ जो थे, इसने ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार दिया था। अगला जो देखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की। तो ये लॉर्ड डलहौजी शुरू किए थे। कौन शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है शुरू हुआ था। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वही अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 एमसीक्यू का, तो बक्सर की लड़ाई में कंपनी का मुकाबला किससे हुआ। तो बक्सर की लड़ाई में कंपनी का मुकाबला जो हुआ, मुगल सम्राट से हुआ, अवध के नवाब से हुआ और बंगाल के नवाब से हुआ। इन सभी के जो है संयुक्त सेना से हुआ, जिसमें जो है ब्रिटिश सरकार की पूर्णतः जीत हो जाती है। 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासक कौन था। देखिए, 1757 में अंग्रेजी शासक लॉर्ड क्लाइव था। वही बात करें, सिराजुद्दौला कब नवाब बने। तो सिराजुद्दौला जो है वो बनते हैं नवाब 1756 में। 1756 में जो सिराजुद्दौला क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं। अगला बात करें हम लोग, मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल के नवाब कौन बना। तो मुर्शिद कुली खां के बाद जो है बंगाल का नवाब वो बनता है आप लोग का अलवर्दी खां बनता है। तो बनता है अलवर्दी खां बनता है। देखिए, प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे, पंजाब कब अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। तो पंजाब जो है 1849 ईस्वी में जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, 1849। वही बात करें अगला प्रश्न का हम लोग, बक्सर की लड़ाई कब हुई। तो बक्सर का लड़ाई जो हो रही है 1864 में हो रही है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था। तो बक्सर की लड़ाई में जो हारा था, मीर कासिम हारा था। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था, मीर कासिम हारा था। देखिए, हम लोग जो है एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बुक का, हिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 का जो है नोट्स प्लस में क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में कर लिए। आप लोग जो इस वीडियो को पूरा देखें और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक इतना ही।